प्रश्न 37। राजा की सत्ता तथा कार्य के संबंध में मनु के विचारों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द व्यूज ऑफ मनु रिगार्डिंग द अथॉरिटी एंड फंक्शन ऑफ द मोनार्क। उत्तर, राज्य के स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र पर मनु के विचार। मेनस व्यूज ऑन नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग: 1 स्वामी, 2 मंत्री, 3 पुर, 4 राष्ट्र, 5 कोष, 6 दंड के तथा 7 मित्र हैं। इन 7 राज प्रवृत्तियों युक्त संगठन को सप्तांग राज्य कहा जाता है। राज्य की इन 7 प्रवृत्तियों में स्वामी अथवा राजा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनु के अनुसार इन 7 अंगों का ठीक प्रकार से समन्वय होना चाहिए। एक का विनाश संपूर्ण राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। मनु ने स्वराष्ट्र, परराज्य, मित्र राष्ट्र, शत्रु राष्ट्र तथा मंडल राष्ट्र प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया है। राज्य का कार्य क्षेत्र। मनुस्मृति के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है: 1 वर्ण व्यवस्था के अनुकूल राज्य के समस्त वर्णों से धर्म का पालन कराना। 2 कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना। 3 प्रजा की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। 4 राज्य में आंतरिक शांति बनाए रखना तथा 5 दुर्बल जनों की बलवानों से रक्षा करना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। राज्य का कल्याणकारी स्वरूप। मनु का राज्य केवल पुलिस राज्य न होकर कल्याणकारी राज्य भी है। इस दृष्टि से मनु ने राज्य के निम्नलिखित कार्य और निर्धारित किए: 1 वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखना। 2 परिवारों तथा आर्थिक समुदायों के मध्य उठने वाले विवादों का निपटारा करना। 3 शिक्षा की व्यवस्था करना। 4 असहाय, निर्बल, विधवा और रुग्ण व्यक्तियों के लिए भोजन और चिकित्सा का प्रबंध करना। 5 महिलाओं की संपत्ति नष्ट करने वालों को दंडित करना। 6 जुआरियों, झूठ बोलने वालों तथा उचित ढंग से चिकित्सा न करने वाले चिकित्सकों को दंडित करना। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मनु के विचार राज्य के कार्यक्षेत्र को पर्याप्त विस्तृत कर देते हैं। केवल मोटवानी के शब्दों में, मनन द्वारा प्रस्तावित कुछ व्यवस्थापन आधुनिक राजनीति विज्ञान के छात्रों को समाजवादी प्रतीत होंगे। मनु के राजा संबंधी विचार। मेनस व्यूज ऑन किंग। राजा के गुण। राज्य के 7 अंगों में राजा सर्वोच्च अथवा प्रथम होता है, अतः मनु के अनुसार उसे विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनु का यह भी कथन है कि राजा दैविक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह भी अपने को दैविक गुणों से युक्त करे। मनु के मतानुसार राजा को जितेंद्रिय, न्याय तथा विद्वान होना चाहिए। ईश्वर ने प्रजा के रक्षार्थ इंद्र, वायु, यम, सूर्य आदि देवताओं का सारभूत तत्व लेकर राजा की सृष्टि की है, अतः राजा में इन समस्त देवताओं के गुण होने चाहिए। इन गुणों से युक्त होकर ही वह अपने तेज से अन्य प्राणियों पर शासन कर सकता है। मनु की मान्यता थी कि राजा का जितेंद्रिय होना परमावश्यक है, जिससे वह अधर्म का परित्याग कर धर्म के अनुकूल आचरण कर सके। राजा अपनी इंद्रियों को वश में करके ही अपनी प्रजा को वश में कर सकता है। स्वयं मनु ने कहा है कि राजा को प्रत्येक दिन वृद्ध ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, जो कि वेदों के ज्ञाता एवं शुद्धात्मा हो, क्योंकि जो व्यक्ति सदैव वयोवृद्धजन की पूजा करता है, उसका सम्मान राक्षसगण भी करते हैं। उसे सदैव विनम्रतापूर्वक उनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक विनम्र राजा का कभी विनाश नहीं होता। वेदों के ज्ञाताओं से उसे राजशास्त्र, न्यायशास्त्र तथा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जनगण से उसे विभिन्न व्यापारों तथा व्यवसायों के विषय में सीखना चाहिए। दिन रात उसे अपनी इंद्रियों को जीत लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक इंद्रियजयी राजा ही अपने प्रजाजन से अपनी आज्ञा का पालन करवा सकता है। उसे प्रेमजनित 10 तथा क्रोधजनित 8 दोषों से बचना चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम सदैव अनिष्टकारी होता है। शिकार खेलना, जुएबाजी, दिन में सोना, परछिद्रान्वेषण, अत्यधिक कामुकता, मद्यपान, नृत्य, गायन तथा संगीत में अत्यधिक अनुराग और अनावश्यक मात्रा में प्रेम अथवा सुख की भावना से उत्पन्न होने वाले 10 दोष हैं। चुगलखोरी, हिंसा, विश्वासघात, ईर्ष्या, परनिंदा, पर संपत्ति अपहरण, परापवाद तथा आघात क्रोधजनित 8 दोष हैं। राजा को लोभ की भावना के ऊपर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वह सभी प्रकार के दोषों का मूल है। राजा के कार्य। मनु के अनुसार राजा के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं: 1 दुर्ग का निर्माण करना। राजा को अपनी सुरक्षा के लिए पर्वतीय दुर्ग में निवास करना चाहिए। पर्वतीय दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होता है। दुर्ग के मध्य में महल का निर्माण किया जाए, जिसमें महिला गृह, देव मंदिर तथा अग्निशाला स्थित हो। 2 सद्गुणों से युक्त महिला से विवाह। राजा को अपने विवाह के विषय में भी सावधानी रखनी चाहिए। उसे स्वजातीय, शुभ लक्षणों तथा सद्गुणों से युक्त महिला से विवाह करना चाहिए। 3 यज्ञ तथा दान। राजा को अश्वमेध तथा विश्वजीत यज्ञों का आयोजन करना चाहिए। साथ ही उसे ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन दान करना चाहिए।
उसे यथासंभव ब्राह्मणों का आदर तथा सत्कार करना चाहिए। 4 राज्य की सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना। मनु के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य जनता की रक्षा करना तथा राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। जो राजा आलस तथा मोहवश राज्य की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देता वह शीघ्र ही परिवार सहित नष्ट हो जाता है। 5 उचित प्रजापालन। राजा को अपनी प्रजा के साथ पितृतुल्य व्यवहार करना चाहिए। उचित ढंग से प्रजा का पालन पोषण करना ही राजा का श्रेष्ठ धर्म है। राजा को परिस्थिति के अनुसार ही कठोर व मृदु व्यवहार करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 6 अन्यायपूर्ण ढंग से कर वसूली। राजा को कर वसूली विश्वासपात्र व्यक्तियों द्वारा ही करानी चाहिए। कर वसूली में प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। 7 अधिकारियों की नियुक्ति करना। सेना संचालन, कोष संग्रह तथा दूत इत्यादि के लिए राजा को विभिन्न अध्यक्षों को नियुक्ति करनी चाहिए। गांवों तथा नगरों की देखभाल हेतु भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। गुप्तचरों के द्वारा राजा को इन अधिकारियों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रजा को सताने वाले तथा भ्रष्ट अधिकारियों को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। 8 युद्धप्रियता तथा साम्राज्य विस्तार करना। मनु के मतानुसार राजा को युद्धप्रिय होना चाहिए तथा युद्ध से नहीं डरना चाहिए। उसे प्राप्त भूमि की रक्षा करने के अतिरिक्त अप्राप्त भूमि को प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। 9 शक्ति प्रदर्शन तथा व्यवहार में सजगता। राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह सदा सेना को तैयार रखे तथा समय समय पर अपनी सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन करता रहे। राजा को अपने व्यवहार में भी सजगता रखनी चाहिए। शत्रु की गतिविधियों तथा दुर्बलता पर नजर रखने के अतिरिक्त बातों को प्रकट नहीं होने देना चाहिए। मनु का मानना था कि राजा को निम्नलिखित बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। अविश्वासी पर विश्वास न करे, विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करे, बगुले के समान अर्थ चिंतन करे, सिंह के समान पराक्रम करे, भेड़िए के समान शत्रु का नाश करे और खरगोश के समान शत्रु के घेरे से निकल जाए। 1 राजा की दिनचर्या। मनु के अनुसार राजा की दिनचर्या निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। 1 रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर स्नान इत्यादि करके अग्निहोम और ब्राह्मणों की पूजा करे। 2 पूजा के पश्चात सभा में प्रजा की शिकायतें सुने, निर्णय करे तथा न्याय करे। 3 मंत्रियों से मंत्रणा करना भी आवश्यक है। 4 दोपहर का भोजन करने के पश्चात महल के रनिवास में राजा को जाना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? प्रश्न 38 मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक व्यवस्था, दंड तथा न्याय व्यवस्था के संबंध में मनु के विचारों पर प्रकाश डालिए। डिस्कस मेनस व्यूज ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पनिशमेंट एंड जुडिशरी सिस्टम। उत्तर, मनु के मंत्रिपरिषद अमात्य संबंधी विचार। मेनस व्यूज ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मनु ने मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया है। मनुस्मृति में उल्लेख आया है कि सरल कार्य भी अकेले व्यक्ति के लिए कठिन होता है। अतः राज्य जैसा महान फल देने वाला कार्य अकेले राजा द्वारा नहीं चलाया जा सकता। ऐसी दशा में राजा के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह मंत्रियों की नियुक्ति करे। मनु के मत में मंत्रिपरिषद में सामान्यतया 7 अथवा 8 मंत्री रखे जाने चाहिए। यद्यपि कार्यानुसार वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है, परंतु मंत्रिपरिषद को अधिक बड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बड़े मंत्रिमंडल में राजा अपने निर्णयों को गुप्त नहीं रख सकता। मंत्रियों की नियुक्ति से पूर्व अपने गुप्तचरों द्वारा साम, दाम, दंड और भेद के द्वारा मंत्रियों के चरित्र की परीक्षा करनी चाहिए। मनु मंत्रियों की योग्यता एवं चरित्र पर विशेष रूप से ध्यान देता है। उसके मत में राजा को कुलीन, शास्त्रज्ञता, शस्त्र संचालन में निपुण, शूरवीर, आलस्यरहित तथा विश्वसनीय व्यक्तियों को ही मंत्रिपरिषद में स्थान देना चाहिए। महामंत्री के पद पर विद्वान ब्राह्मण को ही नियुक्त किया जाए। मंत्रियों की योग्यता के आधार पर ही विभागों का विभाजन किया जाए। मनु के अनुसार शूरवीर, दक्ष और कुलीन सदस्य को वित्त विभाग, शुचि आचरण की विशेषता से युक्त सदस्य को देखरेख विभाग, भीरू सदस्य को अंतर्निवेश विभाग और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, मनोवैज्ञानिक अंतःकरण से शुद्ध तथा चतुर और कुलीन व्यक्ति को संधि विग्रह विभाग का अधिष्ठाता बनाया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद के अमात्य नाम के सदस्य को दंड विभाग, सेना विभाग और राजा को राष्ट्र एवं कोष अपने अधीन रखना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। मंत्रिपरिषद और मंत्रणा। मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद की मंत्रणा का अपना विशेष महत्व है, परंतु इसे गुप्त रखना परम आवश्यक है। अतः मंत्रणा पर्वत, निर्जन वन या एकांत महल में की जानी चाहिए। जिस समय मंत्रणा हो रही हो उस समय वहां से जड़, गूंगे, बहरे, सुग्गा, तोता, मैना पक्षी, अत्यंत वृद्ध, स्त्री, मलेच्छ और रोगी को हटवा दे, क्योंकि ये सभी मंत्र गुप्त वार्ता का प्रकाशन कर देते हैं। मनु के विचार में मंत्रणा की गुप्तता परम आवश्यक है।
उनके शब्दों में, जिस राजा के मंत्रणा निर्णय को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, कोष से हीन होने पर भी ऐसा राजा संपूर्ण पृथ्वी का भोग कर सकता है। मनु के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार। मेनस व्यूज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। वह प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को दो भागों पुर तथा राज्य में विभाजित करता है। पुर का अर्थ राजधानी से तथा राज्य अथवा राष्ट्र से, उसका अर्थ देश के शेष भाग से है। मनु केंद्रित प्रशासन के पक्ष में नहीं है। उसके मत में उत्तम प्रशासन के लिए राज्य को इकाइयों में विभाजित होना चाहिए। केंद्रित प्रशासन जनहित में भी नहीं होता और न ही कुशलता से उसका संचालन किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, मनु के अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था को उचित ढंग से संचालित करने के लिए उसका विभाजन छोटे बड़े क्षेत्रों में करना परम आवश्यक है। इसके कारण ही मनुस्मृति में यही नहीं, अभी और सुनिए, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम तथा 1000 ग्रामों के अलग संगठनों की व्यवस्था का उल्लेख है। मनन के मत में इन ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना भी आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों या कर्मचारियों के समस्त कार्यों की देखभाल करने के लिए एक पृथक मंत्री होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामिक के प्रमुख कार्य थे ग्राम में शांति व्यवस्था बनाए रखना, परस्पर झगड़ों का निबटारा करना तथा ग्रामीण उपज से कर वसूल करके 10 ग्राम के अधिकारी के पास भेजना। 10 ग्राम के अधिकारी को 10 ग्रामपति कहा जाता था। 20 ग्राम के अधिकारी को विंशी, 100 ग्रामों के अधिकारी को शताध्यक्ष तथा 1000 ग्राम के अधिकारी को सहस्त्रपति कहा जाता था। मनु सुरक्षा पर बल देते हुए परामर्श देता है कि 100, 200 तथा 500 ग्रामों की इकाइयों पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाए तथा उसके नीचे कुछ सैनिक भी हो। राजा को दौरा करके अथवा गुप्तचरों द्वारा अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनु नगर प्रशासन का भी उल्लेख करता है। उसके मत में प्रत्येक नगर में न्याय, प्रशासन तथा पुलिस आदि सभी कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। इन अधिकारियों की गतिविधियों की भी जानकारी राज्य को रखनी चाहिए तथा भ्रष्ट कर्मचारियों को दंडित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मनु के दंड संबंधी विचार। मेनस व्यूज ऑन पनिशमेंट। मनु ने दंड को विशेष महत्व दिया है। उसके अनुसार दंड के बिना राज्य एक क्षण भी नहीं चल सकता। दंड के अभाव में राज्य एवं उसका सामाजिक जीवन पूर्णतया अस्त व्यस्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि दंड का अर्थ क्या है। दंड का अर्थ प्राचीन भारतीय राजनीतिक में प्रभु सत्ता अथवा राज्य की सर्वोच्च शक्ति के अर्थ में लिया जाता था। दंड के महत्व तथा लक्षण निम्नलिखित हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? 1. दंड सर्वोच्च तथा सर्वशक्तिमान है। 2. दंड प्रत्येक मनुष्य का रक्षक है। 3. दंड के कारण ही मनुष्य स्वधर्म का पालन करते हैं। 4. दंड से समस्त सामाजिक व्यवस्था की रक्षा होती है। 5. दंड से ही राज्य की संपत्ति की रक्षा होती है। दंड सर्वोच्च शक्ति है, अतः इसे धारण करने वाला राजा भी समाज में सर्वोच्च हुआ। मनु के मत में दंड शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अतः इसका प्रयोग भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यथासंभव दंड का प्रयोग सार्वजनिक अथवा जनकल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही साथ राजा का कर्तव्य है कि वह दंड शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों पर नियंत्रण रखे। मनन के कानून तथा न्याय व्यवस्था पर विचार। मेनस व्यूज ऑन लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम। परिषद विधायिका मनु कानून निर्माण के लिए एक विधायिका का सुझाव देता है जिसे उसने परिषद का नाम दिया है। उसके अनुसार परिषद ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो तीनों वेदों के ज्ञाता होते हैं। मोटवानी परिषद के संबंध में लिखता है कि परिषद ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों से मिलकर बननी चाहिए जिन्होंने वेदों और टीकाओं का अध्ययन किया हो और जो अपने तर्कों के संबंध में बुद्धियुक्त प्रमाण देने की योग्यता रखते हो। मनु के अनुसार विधायिका अथवा परिषद के सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए। परिषद के सदस्य योग्य तथा प्रतिभाशाली भी होने चाहिए। अन्य शब्दों में, परिषद के सदस्यों में कोई वेद का ज्ञाता हो तो कोई निर्वक्ता तथा कोई सीमांसाकार धर्मशास्त्र का ज्ञाता भी परिषद का सदस्य होना चाहिए। संक्षेप में, परिषद का निर्माण ऐसे प्रतिभावान तथा बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए जो धर्मशास्त्र, वेदों और टीकाओं का ज्ञान रखते हों, जिससे कि अपने तर्कों के समर्थन में प्रभावशाली प्रमाणों को प्रस्तुत कर सके। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।